हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब। हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं उसमें हमारा अभी से एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, तो जब भी कंप्लीट होने वाला है। आज हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमने कल कंटिन्यू किया था मराठास, ठीक है। हम मराठास पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा आज उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना शिवाजी के बारे में। तो ये कौन है? ये शिवाजी, ठीक है। ये कौन है? शिवाजी है। 1 मिनट। ये है शिवाजी, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे कि आगे मराठास में जो है वो क्या क्या होता है, वो चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो लिखिए ये हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से शिवाजी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उनकी कैपिटल जो मैंने बताई थी रायगढ़ है, वो आपको याद है। ट्रिटी ऑफ पुरंदर होती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें बात करता है। और ये भी आपको बताया था कि उनका इश्यू किसके साथ था? मुगल्स के साथ था। बाद में उनके बेटे संभाजी आते हैं और उनका भी इश्यू होता है, मुगलों के साथ होता है, औरंगजेब के साथ होता है। और फिर औरंगजेब जो है उन्हें मार देता है, एक लड़ाई में उन्हें मार दिया जाता है। बैटल कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ खेड़ा। कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ खेड़ा थी, जिसमें संभाजी जो है वो मार दिए जाते हैं। क्या हो जाता है? उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बैटल ऑफ खेड़ा। और उसके बाद हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि साहू जी कौन आता है उसके बाद? साहू जी आते हैं। तो साहू जी जो है, बैटल ऑफ खेड़ा जो है वो बाद में होती है, पहले बैटल ऑफ संगमेश्वर जो है हमने, ठीक है। तो फिर बाद में साहू जी आते हैं। तो साहू जी भी जब वो लड़ाई हुई थी तो साहू जी को कौन लेकर गया था? औरंगजेब जो है वो लेकर चला गया था, ठीक है, उनके सेनापति ले जाते हैं। औरंगजेब की कोर्ट में उसे क्या है, साहू जी को जेल में बंद करके रखा जाता है थोड़ी देर के लिए। और बाद में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, तो उनके बेटे मुअज्जम जो है वो किसको रिलीज करते हैं? साहू, ठीक है। फिर जब वो साहू जी को रिलीज करते हैं तो दूसरी साइड कोल्हापुर में सीट बना दी जाती है मराठा की, मैं आपको बताया, ठीक है। तो क्या होता है कि ताराबाई जो है वो क्या करती है, वो अपने बेटे शिवाजी को थ्रोन पर बिठा देती है कोल्हापुर की, ठीक है। लेकिन जब साहू जी यहाँ आएंगे तो बालाजी विश्वनाथ तो क्या होंगे, उनके कमांडर होंगे, उनकी हेल्प से कोल्हापुर की सीट को खत्म करेंगे, शिवाजी को थ्रोन से हटाएंगे और खुद कहाँ पर? सारा में, जहाँ पर उनका मेन जो है वो थ्रोन था महाराज, वहां पर जो है वो क्या करेंगे, रूल करना शुरू। तो ये हमने कल तक पढ़ा। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जिस जब बालाजी विश्वनाथ हेल्प करते हैं साहू जी की, तो साहू जी ने उन्हें खुश होकर जो है पेशवाशिप की, प्राइम मिनिस्टरशिप को प्रोवाइड की, ठीक है, जिसमें हमने 8 मिनिस्टर्स पढ़े थे ना शिवाजी के, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे मराठा मराठा कॉन्फिडरेसी, मराठा कॉन्फिडरेसी। पहले पेशवाशिप पढ़ेंगे थोड़ी सी, तो लिखेंगे पेशवास। पहले क्या करेंगे, पेशवास के बारे में थोड़ा सा। पेशवास, अब मैंने आपको बता दिया ना, पेशवास आपको पता चल गया कौन है। पेशवास जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, जिसके मराठा चीफ जो है उनके प्राइम मिनिस्टर है पेशवा, ठीक है। तो जो पहले पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। कौन सी पेशवा पहले? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। उसके बाद बाजीराव बनाएंगे, तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा दो चार से बनाकर। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, फिर के बाद आएंगे माधवराव, नारायण राव, माधवराव, ठीक है। माधवराव के बाद नारायण राव, रघुनाथ राम राव, रघुनाथ
राव, फिर माधवराव टू, और फिर आएंगे बाजीराव टू। ठीक है, तो आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं किसके बाद कौन आता है, इतना कुछ खास नहीं है आपके लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। लेकिन हमने क्या याद रखना है, क्या जो है वो ध्यान से पढ़ना है कि पहले पेशवा जो है वो कौन है, बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा कौन से है, बालाजी विश्वनाथ। लास्ट वाली कौन सी है, बाजीराव सेकंड। तो पहले आपने ये याद रखना है फर्स्ट एंड लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा। ठीक है, सो हम आगे लिखेंगे, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पेशवा, और ये लास्ट पेशवा। ठीक है, आई बात समझ, इतना आपको याद रखना है कि पहला पेशवा कौन है और लास्ट पेशवा कौन है। और बात करें बाजीराव वन की, तो बाजीराव वन वही वाले बाजीराव है जो बाजीराव मस्तानी वाले हैं, जो आपने मूवी भी देखी होगी ना बाजीराव वन, तो बाजीराव वाली मस्तानी वाली मूवी। ठीक है, तो बाजीराव वही वाले, ये बाजीराव टू नहीं है, बाजीराव वन। ठीक है, मस्तानी। तो हम लिखेंगे जो बाजीराव वन है, बाजीराव वन ये फर्स्ट पेशवा है। फर्स्ट पेशवा तो वो है, बट ये फर्स्ट पेशवा है जिन्होंने क्या किया, टू अटैक दिल्ली। दिल्ली पर अटैक करने वाले पहले पेशवा कौन थे, बाजीराव वन। ठीक है, और उस टाइम दिल्ली में कौन रूलर है, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। समझ आ रहा है, फर्स्ट पेशवा to attack Delhi was Bajirao I, who attacked Muhammad Shah Rangila, who was a Mughal emperor at the time. And Muhammad Shah Rangila जो जब ये अटैक करते तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहे हैं, बालाजी बाजीराव। ठीक है, उसके बाद माधवराव वन, माधवराव वन ये वन है ना, ये वाले टू है, और वो ये वाले टू और ये वाले वन। ठीक है, फिर उसके बाद नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव टू एंड बाजीराव टू। तो आप बात करें ट्रीटी ऑफ सालबाई की, तो ये माधवराव टू के टाइम पीरियड में कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई की ट्रीटी जो है वो किसके टाइम पीरियड में हो रही है, ये आपको याद रखना है, किस किसके बीच में हो रही है, ये याद रखना है। सालबाई की ट्रीटी माधवराव टू और हम लिखेंगे यानी बिटवीन माधवराव टू एंड दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, हु एबॉलिश्ड सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। पता है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या था, क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में, उसे एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ सालबाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा जाएगा कि ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके बीच में हुई है, तो पहले आपको पता होना चाहिए मराठा और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। स्पेसिफिकली पूछेंगे तो माधवराव टू और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। ठीक है, और बात करें अगर ट्रीटी ऑफ सालबाई की डेट की, तो डेट जो है इसकी ट्रीटी ऑफ सालबाई की वो रहेगी 1782। 1782। ठीक है, और लास्ट पेशवा कौन है, लास्ट पेशवा वाज बाजीराव टू। ठीक है, सो ये आपको मोटा मोटा चीजें जो है वो याद रखनी है पेशवास के बारे में, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको वो याद रखना है कि कौन से वाले मस्तानी वाले हैं, वो यही वाले जिनका रिलेशन मस्तानी के साथ था, बाजीराव वन वाले। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मराठा कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब होता क्या है ना, जो बालाजी विश्वनाथ है, जो फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो हेल्प करते हैं सामूहिक, वो क्या करते हैं, संरक्षण सिस्टम जो है वो चलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट मराठा चीज लेते हैं मुगलों का रूल है। तो मुगलों के एक मुगल है, मान लेते हैं अकबर है, अकबर के बेटे हुए जो भी, जहाँ पे उनको अलग से गवर्नर किसी स्टेट का बना दिया, किसी जगह का बना दिया, दूसरे बेटे को किसी और जगह का बना दिया, तो इस तरीके से चलता है। तो बाद में कोई लीडर बन जाएगा, फादर की ऐसे तो है, चलता है। अब बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं, संरक्षण सिस्टम चलाते हैं, जिसमें डिफरेंट जो मराठा चीफ्स होते हैं, तो अलग अलग जगह पे उन्हें वहीं पर ऑटोनमस पावर्स देते हैं, क्या वहीं से रूल करो, उनकी सीट वहीं से जानी चाहिए।
ये है मराठा कॉन्फेडरेसी, तो मिलकर क्या बनाते हैं, मराठा कॉन्फेडरेसी। लिख लेते हैं थोड़ा ये इसमें भी। ऐसे देखिए मैं इसमें ना मराठास की और इंग्लिश की वॉर्स होंगी काफी सारी, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे जीके सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उतना नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि इतना मुश्किल है पूछना। लेकिन जो अगर जैसे इम्पोर्टेंट एक दो ट्रीटी थी तो बीच में मैंने आपको बता दी, पूछा भी जाएगा तो उसमें यही पूछा जाएगा डेट क्या है या फिर किस हुई, तो वो आपको याद है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हमने पढ़ी, ठीक है, फिर बैटल ऑफ संगमेश्वर पढ़ी, बैटल ऑफ खेड़ा जो शाहू जी इंग्लिश में लिखवाया गया, बैटल ऑफ खेड़ा जो है साहू जी के बीच में और शिवाजी टू के बीच में हो गया आफ्टर द रिलीज ऑफ बहादुर बहादुर शाह। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मराठा कॉन्फिडेंस, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देख लेंगे और उसके बाद हमारा जो मराठा है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, मराठा कॉन्फिडेंसी जो है इसमें मैंने आपको बताया सिस्टम जो है वो वही पर काफी ज्यादा मराठा चीजें जो अलग अलग सीटों से होंगे, हम 4-5 के नाम जानेंगे जो पूछता है। ठीक है, इसमें क्या है, होलकर्स ऑफ इंदौर, होलकर्स है, इसमें भोंसले हैं, शिंदे या स्किंदियाज हैं, एक बात। ठीक है, क्या है नेक्स्ट वाले हैं एक बात। ठीक है, अब ये कहाँ के हैं ये लिख लेते हैं, तो लिखेंगे होलकर्स ऑफ इंदौर, इंदौर है दूसरे से लिखें, होलकर्स ऑफ इंदौर, इंदौर, भोंसलेस ऑफ नागपुर, सिंधियास ऑफ ग्वालियर, एंड गायकवाड़ ऑफ भरूच। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, क्या पता ये पेपर में पूछे क्या है, स्किंदियास ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बरोड़ा, भोंसले ऑफ नागपुर एंड होलकर्स ऑफ इंदौर। ठीक है, तो ये जो 4 मराठा कॉन्फिडेंसी है ये आपको याद रखना है। एज वेल एज मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि हम बात करें अगर पेशवा की, तो पेशवा की सीट कहाँ पर थी, ये मराठा चीफ्स, ठीक है, मराठा चीफ्स, नॉट पेशवा, ये मराठा चीफ्स हैं जो कहाँ से रूल कर रहे हैं, ये मराठा की कॉन्फिडेंसी है, होलकर इंदौर से रूल कर रहे हैं, भोंसले नागपुर से, इंडिया ग्वालियर से। और अगर हम बात करें पेशवा की, तो पेशवा की सीट कहाँ पर है, पेशवा की सीट जो है वो है पुणे में, पुणे में कहाँ, जगह का नाम है शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा या शनिवार वाड़ा। ठीक है, सो पेशवास वर रूलिंग फ्रॉम पुणे, स्पेसिफिकली शनिवार वाड़ा, एंड मराठा कॉन्फिडेंसी में जो हमने बताए 4 पॉइंट्स जो मेन है वो आपने बात क्या है, ये में भी इनको क्या करके पूछेगा, ये मार्च ऑफ फॉलोइंग करके पूछ सकता है, एमसीक्यू उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पेशवा की भी सीट याद रखनी है और साथ ही जो है मराठा जिन चारों के बारे में मैंने इनकी सीट याद रखनी है, ये कहाँ से रूल कर रहे थे। ठीक है, तो दिस बुक ऑल अबाउट किसके बारे में, ये किसके बारे में, मराठा कॉन्फिडेंसी के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने मराठा कॉन्फिडेंसी कर लिया, तो चलिए अगले वाले गवर्नर जनरल पे चलते हैं, बस खत्म ही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन से हैं, विलियम बेंटिक, क्या नाम है, विलियम बेंटिक। लास्ट टाइम हमने कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे लॉर्ड वेलेस्ले, जिन्होंने क्या किया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम चलाया था। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक जो है वो जाने जाते हैं, पहले इनका टाइम पीरियड जो है 5 में, ठीक है, इनका टाइम पीरियड तक ये गवर्नर जनरलशिप जो है रोल निभाते हैं। ठीक है, बात करें विलियम बेंटिक की, तो इनको इसके लिए जाना जाता है फॉर
द एबॉलिशन ऑफ सती, इन्होंने सती सिस्टम का एबॉलिशन किया था राजा राम मोहन रॉय के कहने पर, एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम कब किया था? 1829 में। जब ये आते हैं 1 साल के बाद ही सती सिस्टम को एबॉलिश कर देते हैं। और सती सिस्टम क्या था कि ये हिंदूज में एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें जिस भी लेडी का हस्बैंड जो है डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या करते थे कि डेड बॉडी के ऊपर ही जो है उसकी वाइफ को जला दिया जाता था। तो ये एक बड़ी क्रूअल जो है बड़ी ब्रूटल एक प्रथा सती आ रही थी, इसको इसमें थोड़ा विलियम बेंटिक ने एक सती रेगुलेशन पास की 1829 में, जिसके तहत उन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और कौन सा मेन काम किया? इन्होंने क्या किया? फीमेल के also abolished female infanticide, लड़कियां पैदा होती थी तो घर वाले जो है वो मार देते थे, ऐसा होता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको बहुत समझा था, तो इन्होंने क्या किया? फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया इस प्रथा। ठीक है, एक होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड और एक होता है फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड जो है वो माँ के गर्भ में ही बच्चे को मार देना, उसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। और इन्फेंटिसाइड इनफैंट का बच्चा भी छोटा है, यानी कि पैदा हो चुका है, छोटा है, उससे कम मार है। बहुत सारे हिंदूज में ये सब पहले चला करता था, तो उन्होंने इस प्रथा को भी खत्म कर दिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने ठगी सिस्टम को, ठगी हम बोलते हैं फॉर्ज, धोखाधड़ी के जैसे मामले होते थे इस तरीके के, तो उनको भी इन्होंने 1830 में उसमें भी रोक लगा दी, उसको भी सप्रेस कर। ठीक है, सप्रेस्ड। He also suppressed the ठगी और the forgery system in 1830. ठीक है, और बात करें तो इन्होंने और क्या क्या किया था? इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट ये करते हैं, ESTB.establishment। ठीक है, he also established Calcutta Medical College as well as he also established Benares Sanskrit College। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था? 1835 का एक रेजोल्यूशन लाया। 1835 में एक रेजोल्यूशन आता है जिसके तहत ये क्या करते हैं? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बना देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1835 में रेजोल्यूशन लाया जिसके तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा रिफॉर्म जो है वो किए गए और इंग्लिश को क्या किया गया? इंग्लिश को इंट्रोडक्शन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वो किया गया। ठीक है, तो बात करें एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाते हुए किया ना ये। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, तो जैसे हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न सिविल इन इंडिया। इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखना। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इंडिया में जब गवर्नरशिप का रोल जो है उन्होंने क्या क्या काम किए? और he also abolished female infanticide, raised the Turkey order forgeries in 1830, also established the Calcutta Medical College as well as the Benares Sanskrit College। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? इन्होंने एजुकेशन में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लाए। 1835 का रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गया एजुकेशन में, as well as he is also known as state, he is also known as father of modern
Okay, so this was the contribution of William Bentinck. आया समझ आप सबको? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लॉर्ड हैं, जो लास्ट गवर्नर है, तो अभी हमें मेन जो पढ़नी है वो है, लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी। कौन से? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 to 56। इनका कितना था 1828 to 35 और इनका कितना है 1848 to 56। इनके बीच में कुछ गवर्नर जनरल आते हैं जो मैं आपको मेल में पढ़ा रही हूँ, उनके बीच में भी आ रहे हैं और टाइम भी आते हैं, लेकिन आ तो रहे हैं लेकिन उनको कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या स्टडी नहीं कर रहे, हमें उनको पढ़ना है जो जिन्होंने कुछ चीजें एस्टैब्लिश की, खास कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, जिनका सिग्निफिकेंस हिस्ट्री है, तो हमें उनको पढ़ना है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड डलहौजी पहली बात ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कितनी एज थी इनकी जब इन्होंने गवर्नर जनरलशिप ली? इनकी एज थी 36। कितनी एज थी इनकी? 36। तो ही वाज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए थे ना, किस में? टेलीग्राफ में, पोस्ट सिस्टम में, एज वेल एज उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रेलवे लाइंस जो है वो एस्टैब्लिश की, उनको इसीलिए जाना, एज वेल एज उन्होंने फर्स्ट जूट मिल, फर्स्ट कॉटन मिल उनके टाइम पीरियड में। तो ये सब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम पढ़ेंगे, देखेंगे हम। फर्स्ट रेलवे लाइन, ये आपसे पूछा भी जाता है ना क्वेश्चन। फर्स्ट रेलवे लाइन इस्टेब्लिश होती है कहाँ से कहाँ तक? पहले होती है 1853 में, ठीक है, फ्रॉम मुंबई टू ठाणे, फ्रॉम मुंबई टू ठाणे। दूसरी रेलवे लाइन इस्टेब्लिश होती है, पहले वाली तो याद रखनी है आपने, दूसरी देख लो। सेकेंड रेलवे लाइन 1854 में, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ये वाली हो रही है कैलकाटा टू रानीगंज, कैलकाटा टू रानीगंज। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो लगाई, फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश होती है कहाँ पे? बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई कब? 1854 में। कहाँ पर हुई? बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में 1854 में पहली कॉटन मिल जो है वो लगाई जाती है। जब हम बात करें फर्स्ट जूट मिल की, तो फर्स्ट जूट मिल भी कहाँ लगाई जाती है? वो लगाई जाती है फर्स्ट जूट मिल, ये लगाई गई थी 1855 में, नेक्स्ट ईयर। ये लगाई जाती है बंगाल, जगह का नाम है मिश्रा, बंगाल। ठीक है, ये ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, तो आपको ये याद रखना है गवर्नर जनरल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये वाला काम जो है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ, या इस गवर्नर जनरल ने कौन सा में ये काम किया, वो आपको फॉलोइंग में दे देंगे, ऑप्शंस में दे देंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से चूज। तो फर्स्ट कॉटन मिल जो है 1854 में बॉम्बे में लगती है। फर्स्ट जूट मिल की बात करते हैं बंगाल में लगती है। एज वेल एज टेलीग्राफ को लेकर, पोस्ट को लेकर जो है काफी सारे फॉर्म्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद मेन हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें मेन पढ़ना है इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी, बट उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इन्होंने और क्या एस्टैब्लिश किया? ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट,
ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखते हो ना आजकल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज होती है, वहाँ भी जॉब्स होती है, तो हम देखते रहते हैं डिपार्टमेंट जो चलती है। ये स्टैब्लिश किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने किया है, स्टैब्लिश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसमें और भी कुछ जूनियर मेंबर्स होंगे, कुछ और स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनको ट्रेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, उनको ट्रेन करने के लिए ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड पीईडी, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन सा? पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर देयर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है एनेक्सेशन पॉलिसी। तो इन्होंने क्या किया, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि लॉ जो लॉर्ड वेलेस्ली ने, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के जरिए जो है, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एनेक्सेशन करना स्टार्ट किया था इंडियन स्टेट्स का। ये भी एनेक्सेशन करते हैं, इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं, पर ये कैसे करते हैं? थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। एनेक्सेशन थ्रू पॉलिसी ऑफ, ये आपने सुनी होगी, ये पेपर में भी पूछा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लाया, तो ये क्या था, इसके क्या फीचर्स हैं, फिर इनके इसके अंदर जो है कौन सी स्टेट्स हैं, सब कुछ याद। एनेक्सेशन थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ, तो हाईलाइट कर लेते हैं। अब क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? कोई भी रूलर जो होता है, डलहौजी का मानना था कि जो भी रूलर होगा तो उसका खुद का नेचुरल हायर है, ओरिजिनल जो है उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तो क्या होगा, किसी को भी वोट देगा तो हम उसको एज ए मर जाएगा, के बाद उसको उसका सक्सेसर जो है नहीं बनने देगा। तो ही इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि ये वाली डॉक्ट्रिन उसने लाई कि जिसका भी अपना नेचुरल है या बायोलॉजिकल नहीं है, वो जब उसकी डेथ हो जाएगी उस राजा की, तो उसके बाद उसके बेटे को, जो भी उसका अडॉप्टेड बेटा होगा, वो राजा नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, सो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और अगर बनने नहीं दिया जाएगा तो फिर होगा क्या, इस डॉक्ट्राइन के तहत उस स्टेट को एनेक्स हो जाएगी, वो नेचुरली एनेक्स हो जाएगी, ब्रिटिश एम्पायर में आ जाएगी। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन इसके किसने इंट्रोड्यूस किया, ये आपसे पूछ सकता है, तो इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। क्या था, कहते हैं रूलर नो, एरो डाल करके नो बायोलॉजिकल चाइल्ड adopted child can't become the रूलर। तो क्या होगा, स्टेट विल बी annexed, annexation so annexation of that state to the ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर में वो स्टेट नेचुरली आ जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी ब्रिटिश एम्पायर। देख रहे हैं, जिस भी रूलर का कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा, एडॉप्टेड चाइल्ड को रूलर नहीं बनने दिया जाएगा, उसकी स्टेट को नेचुरली जो है वो एनेक्स हो जाएगी ब्रिटिश एम्पायर में। ठीक है, अब फीचर्स होते हैं इसके कुछ, यानी फीचर्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किस किस उसके क्या फीचर्स हैं, क्यों लगाई जाएगी, किस बेसिस पर लगाई जाएगी। एक तो यही जो हमने बताया, कोई नो मेल
उनका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, एडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं कंसिडर। दूसरा क्या है कि उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब किस चीज में ब्रिटिश की अप्रूवल, क्या होता था ना, कभी कभार ये क्या करेंगे, कुछ स्टेट्स को बोलेंगे कि ठीक है आप अपना एडॉप्टेड चाइल्ड दो, ठीक है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स नहीं होंगे नेक्स्ट, तो स्टेट्स के लिए बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप अपने जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो बिठा सकते हो फोन पर, लेकिन ब्रिटिशर्स अगर अप्रूव करेंगे तो ही आप बिठा सकते हो, तो ब्रिटिश अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ये था इसका दूसरा पॉइंट, इसका फीचर है ये एक। तीसरा क्या है, तीसरे में लिखेंगे जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो सिर्फ क्या कर सकता है, he could only inherit property but could not become the ruler of that state, that particular state। यानी एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, इनहेरिट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होगी, स्टेटस हो गया, वो सब तो उसे मिल जाएगा, लेकिन वो थ्रोन नहीं मिलेगा, बट नॉट थ्रोन, बट नॉट द थ्रोन, ठीक है, थ्रोन उसे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, सिर्फ स्टेटस जो है वो एक्वायर कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ स्टेट्स जो है वो क्या करेंगी, कुछ स्टेट्स जो है उनको, सम स्टेट्स को एनेक्स कर लिया जाएगा, कि एनेक्स्ड फॉर, यहाँ हम लिखेंगे अंडर द मिसगवर्नेंस, मिसगवर्नेंस, कि वहां पर जो गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वहाँ की जो रूलर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वहाँ के मिनिस्टर जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं, तो यानी गवर्नेंस में लैक देखने को मिल रहा है, काम जो है वो नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है, तो उस स्टेट को भी वो अपने अंडर कर, तो आप देख रहे हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ ये नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में मेन पॉइंट यही था कि जिसका अपना जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो नहीं है तो उसकी स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा, एडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं बनने दिया जाएगा। बट सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रिटिश अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अगर किसी स्टेट जो उनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी उसमें क्या करेंगे, उसमें ब्रिटिश बोलेंगे कि कोई बात नहीं तुम बिठा लो एडॉप्टेड चाइल्ड, बट वो स्टेट जो है उसके लिए ब्रिटिशर्स की परमिशन लेना बहुत जरूरी है, इनकी अप्रूवल। The third point is adopted child could inherit property, personal belongings जो भी आ जाती है उसे मिल सकता है, स्टेटस मिल सकता है, बट वो वाला स्टेटस थ्रोन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो किस पे जाएगा, ब्रिटिश नेक्स्ट। दिस लास्ट वन इज सम स्टेट्स के हैं नेक्स्ट हुई, किस बेसिस पे हुई, मिस गवर्नेंस के बेसिस पर हुई, कि वहां जो है काम अच्छा नहीं चल रहा था, सरकार जो है वहां की अच्छी नहीं थी, ठीक है। So this was the doctrine of lapse and its some of its features, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेट्स जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या हुई थी, एनेक्स हो गई थी। तो लिखेंगे स्टेट्स जो एनेक्स हुई थी, दैट वर एनेक्स्ड। इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे, ये पेपर में भी पूछते हैं कौन सी स्टेट जो है एनेक्स हुई है, एरो करके। तो लिखेंगे, इसी से लिखते हैं, पहले लिखेंगे सतारा, सतारा, सतारा में किसकी सीट थी, मराठा की, ठीक है। फिर जयपुर एंड संबलपुर, संबलपुर, उदयपुर, नेक्स्ट आएगा उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं जो किस बेसिस पर जो है वो एनेक्स हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर। और इनमें से एक स्टेट जो है ये तो माना जाता है कि इसको मिस गवर्नेंस के तौर पर यहाँ पर अच्छा गवर्नेंस लैक ऑफ मिल रहा है, तो विरोधी क्या करता है, इसको भी एनेक्स कर लेता है। और कौन सी स्टेट है जो ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस की, वो थी अवध, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था शुजाउद्दौला, याद है आपको, जब शुजाउद्दौला का शहर काफी ज्यादा ये पार्टिसिपेट, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी डेट्स, ये होती है
क्या टाइम पीरियड है इसका? 1848 है ना, 1848 में करेगा ये सतारा, 1849 में करेगा ये जयपुर एंड संबलपुर, फिर करेगा 1852 में करेगा ये उदयपुर, 1852 में उदयपुर, झांसी करेगा 1853 में, नागपुर करेगा 1854 में, और अवध करेगा 1856 में लास्ट। झांसी इन 1853, नागपुर इन 1854, अवध इन 1856, सतारा इन 1848, जयपुर एंड संबलपुर इन 1849 एंड उदयपुर इन 1852। सो ये स्टेट्स थी जो कौन एनेक्स करेगा? लॉर्ड डलहौजी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सी बेसिस पर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बेसिस पर उसने ये वाली स्टेट कर ली। ठीक है, इनकेस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या क्या मैंने स्टेट्स लिखी है? पहली है 1848 में सतारा, उसके बाद जयपुर इन संबलपुर इन 1849, फिर उसके बाद उदयपुर इन 1852, उसके बाद झांसी इन 1853, नागपुर इन 1854 एंड लास्ट में कौन सी है? अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम या व्हिच स्टेट वाज द लास्ट to annexed by the Lord Dalhousie under the misgovernance, the lack of administration or lack of governance or misgovernance। तो थी अब लास्ट ईयर थी, पहले ये सतारा करेगा जब वो आएगा 1848 में, तो पहले करेगा। बात करें उदयपुर की, तो ये उदयपुर वो वाला नहीं है, राजस्थान वाला नहीं है जो बहुत फेमस है, ये वाला उदयपुर कौन सा है? तो ये वाली स्टेट जो है वो आपको याद रखनी है कि कौन सी स्टेट जो है वो एनेक्स हुई थी और क्या क्या फीचर्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो काम किए थे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे उसमें? पहली कॉटन मिल लगाई, पहली जूट मिल लगाई, फिर उसने क्या किया? पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट बनाया, पीईडी का डिपार्टमेंट बनाया, पहली रेलवे लाइन बनाई, सेकंड रेलवे लाइन जो है एस्टैब्लिश की। ठीक है, एंड ही वाज द यंगेस्ट, ठीक है, एज वेल एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एस्टैब्लिशमेंट करता है, इस पॉलिसी को चलाता है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? मराठा कॉन्फिडेंसी, जिसमें हमने पढ़ा होलकर ऑफ इंदौर, गायकवाड़ सब कोई, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि पेशवा की पुणे में जो थी शनिवार वाड़ा में उनकी सीट थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेशवास की सीट कहाँ पर थी? शनिवार वाड़ा इन पुणे। और बात करें पहले गवर्नर जनरल जो उसके बाद आते हैं लॉर्ड एस्टी के बाद हमने पढ़े विलियम बेंटिक है, जिन्होंने क्या किया? सती का सती को एबॉलिशन किया, फिर उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड का एबॉलिशन किया, ठगी और फौजरी सिस्टम को खत्म किया, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन उनको कहा जाता है, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया, बनारस संस्कृत कॉलेज को एस्टैब्लिश, एज वेल एज इंग्लिश को क्या बनाया? कौन सी लैंग्वेज बनाया? ऑफिशियल लैंग्वेज इन। ठीक है, सो ये थी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, एज वेल एज मराठा का थोड़ा बहुत जो हमारा रहता था वो भी हमने कवर किया, जिसमें पहले मैंने आपको बारे में बताया। आपको कुछ आइडिया है कि कुछ पेशवा कौन सा क्वालिफिकेशन लास्ट वाला कौन सा है? बाजीराव सेकंड। और अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में बाजीराव कौन से हुमायूं वाला है, तो उसके लिए वही दिल्ली पर था, उसमें दिल्ली में रूलर कौन है? बाजीराव के टाइम पर दिल्ली के मोहम्मद शाह, ठीक है, जैसे शिवाजी के टाइम पर औरंगजेब था, बाबाजी के टाइम पर औरंगजेब था, बाजीराव उनके टाइम पर ये पेशवा कौन है? अगर पूछा जाए पेशवास वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा। ठीक है, और ये संरचना सिस्टम के मुताबिक ये करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, अगर बात की जाए ट्रीटी ऑफ साल्टन पूछा जाए तो ट्रीटी ऑफ साल्टन एंड टू। सो ये थी इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस, कुछ हमने मराठास के बारे में पढ़ा, ताकि अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला अगर आ जाए आप वो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। और कल हमने थोड़ा सा जो है या तो हम देख लेंगे, अगर इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे देखूंगी मैं आपके मुताबिक, अगर इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बताऊंगी, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर, तो फिर उस चैप्टर को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। चलिए, हाँ, उससे पहले मैंने इसके लिए एमसीक्यूज भी ला लिए, तो हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज ला लेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या एमसीक्यूज करेंगे, या फिर पंजाब और की स्टेट को थोड़ा उनकी संख्या जो है वो ले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।